student, myself Dr. Yogita Chandrakar. Today I am here and I will present the topic of typhoid enteric fever. टाइफाइड को एंटेरिक फीवर ही बोलते हैं क्योंकि जो टाइफाइड होता है वो क्या होता है, इसके जो भी बेसिलाइज होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करते हैं, वहाँ पे अपनी पैथोलॉजीज डेवलप करते हैं, इसलिए इसे एंटेरिक फीवर कहा गया है। यहाँ पे क्या है टाइफाइड और एंटेरिक फीवर, कि टाइफाइड के साथ में फीवर वर्ड क्यों ऐड किया गया? बिकॉज टाइफाइड इज अ सिस्टेमिक डिसीज एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर एंड एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट। यहाँ पे क्या है कि जो फीवर है या फिर जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है ये मोस्ट कॉमन है, कि हमको फीवर ये सिम्टम्स तो मिलेगा ही, चाहे वो किसी भी टाइप का टाइफाइड फीवर हो, चाहे वो टाइफी हो चाहे वो पैराटाइफी हो। तो अगर हम इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी दो टाइप के होते हैं। तो साल्मोनेला जो टाइफी होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलेंगे टाइफाइड फीवर, लेकिन जो साल्मोनेला पैराटाइफी होता है उसे हम बोलते हैं पैराटाइफाइड फीवर। और जो कि तीन टाइप के होते हैं ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या है कि जो पैराटाइफी है और टाइफी है इसका एक रेशियो होता है कि ये जो होते हैं वो हमको टाइफाइड फीवर ज्यादा देखने को मिलता है किसी पेशेंट में कि पैराटाइफाइड फीवर। तो इसमें क्या होता है, जो पैराटाइफाइड फीवर होता है इसका रेशियो टाइफाइड फीवर से हमें ज्यादा मिलता है, मतलब इसका रेशियो हमें मिलेगा 1:10। अगर टाइफाइड फीवर 1 है तो पैराटाइफाइड फीवर जो होते हैं वो 10 होते हैं, तो इसका रेशियो होता है 1:10। अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें कि जो बेसिलाइज होते हैं वो डिसीज को डेवलप कब करते हैं, अपनी पैथोलॉजीज क्रिएट कब करते हैं, मींस जो इनकी बॉडी में एंटर करने से लेके इनके क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स जो होते हैं शो होने के बीच की जो पीरियड होती है उसे बोला गया है इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंक्यूबेशन पीरियड होती है 7 to 14 डेज। ये 7 to 14 डेज कोई फिक्स नहीं है, ये जो उसकी एक रेंज में होती है 3 to 56 डेज में ये मतलब हो सकती है। अगर 7 to 14 डेज के बीच भी हो सकती है, बट 3 to 56 डेज भी ये एक्सटेंड हो सकती है। तो ये होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करें, एपिडेमियोलॉजी मींस क्या होता है कि एक एपिडेमिक डिसीज है, एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है। तो ये जो हो रहा है वो कहाँ पे होता है, कौन से एरिया पे होता है? तो जो अंडर डेवलप्ड एरिया होते हैं, अंडर डेवलप्ड मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही गड्ढे हैं, जहाँ पे वाटर स्टोरेज हो चुका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं है, वाटर सप्लाई वहाँ की पुअर है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, सीवेज की प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो एरियाज होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो टाइफाइड फीवर होते हैं ये मोस्ट कॉमन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो साल्मोनेला होता है वो क्या होता है, डेवलप ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो टाइफाइड फीवर है या जो पैराटाइफाइड फीवर है ये कौन से कंट्रीज में हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं? तो जो ए टाइप है वो मिलता है हमको इंडिया एंड एशिया में, जो बी टाइप होता है वो हमको मिलता है वेस्टर्न यूरोप में, और जो सी टाइप है वो हमको मिलता है गुयाना में। लेकिन हम इसमें ये तो बात हो गई कि ये सारी कंट्रीज में मिलता है, बट अगर हम एक एज ग्रुप की बात करें, अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो जो ऑल एज ग्रुप होता है इसमें टाइफाइड कॉमन है। हम ये नहीं कह सकते ये जो होता है वो चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है, या फिर ये जो होता है एडल्ट एज में ज़्यादा हो रहा है, या तो फिर ये ओल्ड एज में ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। जबकि मोस्ट कॉमन होता है 5 to 20 ईयर्स की एज में, क्योंकि क्या होता है हम अगर हम देखें तो 10 to 20 ईयर्स में ही होता है कि हम बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, क्योंकि इसका कंटामिनेशन क्या होता है फूड एंड वाटर से मोस्ट कॉमन है। तो जो कंटामिनेशन है या फिर जब हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर सप्लाई से, पुअर सैनिटेशन से, या कहीं का वाटर स्टोरेज अच्छा नहीं है, या कहीं से वाटर सप्लाई बहुत ही बेकार आ रही है, पानी साफ नहीं है, इम्प्योर वाटर है, तो ये जो होते हैं वो क्या करते हैं साल्मोनेला को डेवलप करने के लिए है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाते हैं। तो अगर ये फेवरेबल कंडीशंस होती है तो वो क्या होता है, इसकी एपिडेमियोलॉजी कहाँ पे मोस्ट कॉमन है, अंडर डेवलप्ड एरिया में। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी हो गए, इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी हो गए, दो टाइप के हैं, टाइफी एंड पैराटाइफी, दो टाइप के फीवर हो गए, बट ये दोनों को ही हम बोलते हैं यहाँ पे एंटेरिक फीवर। ऐसा नहीं है कि टाइफाइड को हमने एंटेरिक फीवर बोल दिया, पैराटाइफाइड को हम नहीं बोलेंगे। दोनों जो होते हैं टाइफाइड हो या फिर जो पैराटाइफाइड हो, दोनों हमारे एंटेरिक फीवर में आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, एंटेरिक, एंटेरिक में इंटेस्टाइन, इसकी पैथोलॉजीज कहाँ पे बनेगी, इंटेस्टाइन। तो अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो हम पैथोजेनेसिस में मोस्ट कॉमन होती है जो बेसिलाइज होते हैं, अगर हम कोई भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इसका वो स्टोरेज है तो हमारी बॉडी में एंटर करेगा। जैसे ही वो एंटर करता है तो ये जो बेसिलाइज होते हैं हमारे जो इलियल म्यूकोसा होते हैं या सब म्यूकोसास होते हैं वहाँ पे जाके ये उसको पेनिट्रेट करते हैं, वहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं। अब कोई भी जो बेसिलाई होती है जब भी हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में अटैच होती है तो वो वहाँ पे जाने के बाद में वेरुलेंस क्रिएट करती है, मतलब वहाँ पे कल्चर करने लगती है। और जब वो वहाँ पे जाके क्या करती है, कल्चर करती है, वेरुलेंस डेवलप करती है, मतलब ग्रो करने लगती है, मल्टीप्लाई करने लगती है। तो मल्टीप्लाई करेगी मतलब अपनी संख्या में बढ़ रही है,
नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने बढ़ गए। अब उसके बाद वो कहाँ गए हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कौन से एरिया में, मेनली लैमिना प्रोपिया एंड सब म्यूकोसा। सबसे पहले तो इलियल म्यूकोसा में गए, बेसिलाइज वहां पे जाके अटैच हो गए, अटैच होने के बाद ये लैमिना प्रोपिया एंड सब म्यूकोसा के पास गए, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हुए। अब जब मल्टीप्लाई हो गए तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कहीं तो इसको चाहिए कि कहीं पे जाके स्टोर हो जाए, कहीं पे जाके एक्यूमुलेट हो जाए, तो वो स्पेसिफिक प्लेस होता है मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड होते हैं, जो इंटेस्टाइन के ही लिम्फ नोड हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो मल्टीप्लाई वेरुलेंस है, जो बेसिलाइज है, वो जाके वहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यहाँ पे एक्यूमुलेट होने के बाद में धीरे से क्या होंगे, आप थोरेसिक सिस्टम भी आएगा, थोरेसिक डक्ट आएंगे। ये थोरेसिक डक्ट जो होते हैं वो उसको किस में ले आते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, और जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में आएंगे तभी वो हमें सीरम में मिलेंगे, अदरवाइज वो नहीं मिलेंगे। तो ये जो बेसिलाई होता है, इसके अटैच होने से, इनके मल्टीप्लाई होने से और ब्लड स्ट्रीम में आने तक इतनी जो स्टेज होती है, ये जो होता है इसका क्या होता है, मेन इंक्यूबेशन पीरियड। तो इस टाइम तक क्या हो रहा है, बैक्टीरिया तो डेवलप किया, जब तक एक्यूमुलेट नहीं हुआ तो ये हमारी बॉडी में सो नहीं होंगे। तो हमें क्या होता है, कोई भी फाइंडिंग्स इस टाइम हमें नहीं मिलती है, या ऐसा कोई भी साइन एंड सिम्टम्स भी हमको इसमें प्रॉपरली नहीं मिलता। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और हमारे जो इंटेस्टाइनल पेयर्स पैचेस है, इसको भी ये क्या कर रहे हैं, पेयर्स पैचेस। मोस्ट कॉमन से 4-5 चीजें हमें याद रखनी है कि इलियल म्यूकोसा, इलियल म्यूकोसा के बाद लैमिना प्रोपिया, लैमिना प्रोपिया के बाद सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड के बाद में पेयर्स पैचेस जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में ये ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, लेकिन दो चीजें होती है, या तो ये ब्लड स्ट्रीम में भी गए, और दूसरा कई बार क्या होता है, अगर इसे हमने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया तो ये दूसरे ऑर्गन को भी डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये दिस इज अ सिस्टेमिक डिसीज। अगर हम अदर ऑर्गन की बात करते हैं तो अदर ऑर्गन में लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्प्लीन, सारे जो होते हैं ये सभी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अगर इसके अब हम इसके बाद ये ऑर्गन पे आ गए, ऑर्गन पे आने के बाद में ये कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम्स तो डेवलप करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, क्लिनिकल पिक्चर्स की बात करते हैं, तो सबसे मोस्ट कॉमन तो था यहाँ पे फीवर मीन्स पायरेक्सिया, जो कि डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है और अनडिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, मीन्स माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीनों फॉर्म में ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर हम पायरेक्सिया की बात करते हैं तो इसमें जो फीवर है, हम ये नहीं बोल सकते कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इतने इसमें आपको फीवर मिल रहा है, ऐसा नहीं है। कभी ये माइल्ड फॉर्म में रहेगा, कभी ये सीवियर फॉर्म में रहेगा। सेकंड सबसे मोस्ट कॉमन होता है यहाँ पे रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। अब इसको रिलेटिव क्यों बोला गया, ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट का कम हो जाना, बट हार्ट रेट यहाँ पे कम हो रहा है तो रिलेटिवली मतलब कि डायरेक्टली गोज डाउन नहीं होगा, धीरे धीरे क्या होगा, नॉर्मल होगा। मतलब एक बार ये बढ़ा, कम हुआ, फिर बढ़ा, कम हुआ, मतलब एक जो है रेगुलर वे पे ये कम होता है, फिर उसके बाद नॉर्मल में ये आ जाता है। एक बार अगर ये डाउन हुआ, उसके बाद ये कुछ टाइम तक ऐसे स्टेबिलिटी से चलता रहता है, तो इसे बोला गया है रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया के बाद हमको इसमें मिलता है हेडेक, क्योंकि क्या हो रहा है, बेसिलाइज है, इतनी सारी चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हेडेक इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। एनोरेक्सिया, रेस्टलेसनेस लगेगी, अनईजीनेस लगेगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी खाने में उसे डिस्कम्फर्ट होगा। देन आफ्टर है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन की बात करें तो इसमें टिनेस्मस लाइक पेन भी होगा और नॉर्मल पेन भी होता है। तो जो एब्डोमिनल पेन है, इसमें हम देखते हैं कि डायरिया लाइक सिम्टम्स भी हमको इसमें मिलेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ टाइफाइड फीवर। देन आफ्टर इसकी अगर हम फिजिकल फाइंडिंग्स की बात करें, मतलब हमको इसमें बाहर क्या दिखता है, सरफेस पे क्या दिखता है, हम एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। तो अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रोज स्पॉट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो रोज स्पॉट होता है ये होता है एक मैक्यूलोपैपुलर रेसिस, मैक्यूल एंड पैप्यूल। अब हम बात करते हैं मैक्यूल एंड पैप्यूल की। तो जो मैक्यूल होता है वो क्या होता है, एक स्किन का डिस्कलरेशन है, मतलब स्किन के जो लीजन्स होते हैं उसका एक फॉर्म होता है, सबसे फर्स्ट फॉर्म होता है। तो जो मैक्यूल होता है उसमें क्या होता है, स्किन के सरफेस में हमको डिस्कलरेशन मिलता है, पर जो पैप्यूल होता है उसमें क्या होता है, वो स्किन के सरफेस से थोड़ा सा अबव रहता है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर अबव मिलेगा, वो क्या हो गया आपका यहाँ पे पैप्यूल। तो मैक्यूलोपैपुलर रेसिस हमको इसमें देखने को मिलते हैं स्किन में, दिस इज कॉल्ड रोज स्पॉट। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि ये सारे सिम्टम्स तो हमको मिल गए, सारे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में मिल गए, किसका रेशियो क्या है ये भी हमको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की, कि अगर इसके बाद हमने इसकी डायग्नोसिस कर ली, ट्रीटमेंट किया, जो भी है, लेकिन अगर ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन अगर बहुत डीपली पेनिट्रेट करते हैं, तो हमको यहाँ पे मिलता है टाइफाइड अल्सर। टाइफाइड अल्सर, पर कोई भी अल्सर जो होता है मीन्स एक सेल इंजरी, और सेल इंजरी के बाद में अगर ये इरिवर्सिबल है तो इसमें नेक्रोसिस की कंडीशन भी हमको यहाँ पे मिलती है। तो मेनली हमको जब वहाँ पे नेक्रोसिस मिल रहा है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो उसमें नेक्रोस्ड फॉर्म मिल रहे हैं, तब उसे बोला गया है टाइफाइड अल्सर।
और उसी कंडीशन में हमको आगे मिलेगा इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड हैमरेज। वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, वो भी क्या होंगी, पेनेट्रेट होंगी, परफोरेट होने लगेगा, उसमें क्या होगी, इसकी परमिबिलिटी बढ़ जाएगी एंड हैमरेज की कंडीशन भी हमको इसमें मिलती है। मीन्स की ब्लड जो रप्चर होने लगते हैं ब्लड वेसल्स, तो हैमरेज की कंडीशन एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड टाइफाइड अल्सर। तो ये 3 जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पैथोलॉजी भी देख ली, तो हम आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं तो अगर हम फाइंडिंग्स देखते हैं तो इसमें मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। बट ये विडाल टेस्ट जो होता है वो कोई एक डायग्नोस्टिक टूल नहीं है कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसे टाइफाइड है, नेगेटिव आ गया तो इसे टाइफाइड नहीं है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसको ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं, तो हम उसका जब विडाल टेस्ट कराते हैं तो इसमें क्या होते हैं, हम 2 टाइप के एग्लूटिनिन जो होते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे H एंड O। तो H एंड O एग्लूटिनिन टेस्ट हम करते हैं किसके लिए, साल्मोनेला टाइफी के लिए। मतलब कि अगर ये जो होता है उसमें एग्लूटिनेशन मिलेगा, क्लॉटिंग जमेगी, थक्के मिलेंगे, कोगुलेशन मिलेगा, तो वो टाइफाइड फीवर है। बट अगर उसमें H वाइलस मिलता है, जो हम फॉर्म बनाएंगे, 4 कल्चर बनाते हैं, तो उस कल्चर में अगर H वाइलस मिलेगा तब ये होता है आपका पैराटाइफाइड फीवर या पैराटाइफी फीवर। इसके बाद होती है विडाल टेस्ट की। विडाल टेस्ट में क्या अलग अलग डायल्यूशंस होते हैं, अलग अलग उसके कल्चर्स हम देखते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास और 1 हफ्ते के अंदर उसको विडाल टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव आएगा, 1 हफ्ते तक उसका विडाल टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है 7। तो 7 डेज में तो कोई सिम्टम मिलते नहीं है। बट अगर वो पेशेंट जो है वो फीवर उसे आ रहा है और उसने क्या किया, कोई पैरासिटामोल या कोई एंटीबायोटिक्स ले लिया, तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, ये साल्मोनेला जो होता है इसको क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो उसको सप्रेस करने के कारण विडाल टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो अगर कोई एंटीबायोटिक्स लिया है तो फिर विडाल टेस्ट नेगेटिव आता है, उसको टाइफाइड है तो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि उसने एंटीबायोटिक जो है वो ले लिया है। बट इसमें क्या है, जो H एंड O एग्लूटिनिन टेस्ट जो होती है उसमें हमेशा याद रखना कि H और O जो है वो टाइफाइड के लिए है और H जो होता है वो पैराटाइफाइड के लिए। अगर हम इसको फर्स्ट वीक में टेस्ट कराते हैं और उसने एंटीबायोटिक नहीं ली है, तो अगर उसको ये साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है तो ये पॉजिटिव आएगा। बट अगर सेकेंड वीक में कराते हैं, मीन्स क्या हुआ कि 14 डेज में, आफ्टर 14 डेज हम कराते हैं तो 75% हमको विडाल टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है। थर्ड वीक में कराते हैं तो 60%। एंड अगर सिर्फ पायरेक्सिया है, मतलब बाद में कि अगर 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उसके बाद ये टेस्ट करा रहे हैं सिर्फ पायरेक्सिया की कंडीशन में फॉर अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस या फॉर अ प्रोग्नोसिस पर्पस, तो ये हमको 25% जो होता है विडाल टेस्ट होता है उनको पॉजिटिव मिल सकता है। इसके अलावा क्या होगा कि सिंपली कोई फीवर का पेशेंट आ रहा है तो हम उसका कंप्लीट ब्लड काउंट भी कराएंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे इसमें कि हमको कोई ऐसे स्पेसिफिक फाइंडिंग्स नहीं मिलती है, मेनली विडाल टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा अगर उसने एंटीबायोटिक नहीं ली है तो इस प्रकार से क्या होगा, जो टाइफाइड फीवर होता है एक एपिडेमिक डिसीज है, सिस्टेमिक डिसीज है। तो इसमें क्या होता है, ये जो क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके साथ में कुछ फीचर्स और देखने को मिलते हैं। लाइक क्या होगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, कि इसमें क्या हो रहा है, जब अदर ऑर्गन में ये चले जाते हैं तो अगर लीवर में गया है तो हेपेटोमेगाली मिलेगा, स्प्लीन में गया है तो स्प्लीनोमेगाली मिलेगा, किडनी में भी कोई इन्फ्लेमेशन मिल सकते हैं। तो ये सारी जो कंडीशंस होती है ये हमको इसमें देखने को मिलती है। और इसके बाद हमें सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, कॉम्प्लिकेशन, फाइंडिंग्स। बट अगर इसके बाद भी अगर हम इसको टाइफाइड को देखते हैं कि एंटेरिक फीवर है, अगर ये जो होता है वो गैस्ट्राइटिस को लेकर होता है, मतलब एंटेरोगैस्ट्राइटिस, तो ये जो होता है वो आपके टाइफाइड फीवर के अंदर नहीं आता। ये जो होता है एक सर्जिकल डिसीज है जिसमें कि एंटेरोगैस्ट्राइटिस में जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम रोल प्ले करता है और ऐसे ही सिम्टम के साथ में डेवलप होता है, बट वो जो होता है एक टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।